जय हिंद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बिहार स्पेशल की पार्ट 1 की टेस्ट सीरीज़ देख ली होगी। ये है हमारा पार्ट 2 का वीडियो। तो अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप लोग पार्ट 1 देख लेना। और मैंने पॉलिटी की भी टेस्ट सीरीज़ 3 पार्ट में कंप्लीट करवा दी है, जो कि केजीएस की है। तो आप लोग उसे भी चाहो तो देख सकते हो। वो अभी तक उस पर लगभग 2000 व्यूज़ आने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2 बिहार स्पेशल का पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है, वेयर डिड कलिंगा किंग खारवेल रिसीव प्रेशियस गिफ्ट। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए थे। वन लाइनर है, आपको फैक्ट याद होना चाहिए। अंग एवं मगध से किंग खारवेल ने उपहार प्राप्त किए थे। लेकिन अब जो हमारा अप्रोच है क्या हो, तो हम लोग खारवेल से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बीपीएससी एग्जाम में आ सकती है उसको देखेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे। तो ये हैं खारवेल। तो राजा खारवेल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि राजा खारवेल जो कि आधुनिक उड़ीसा के महामेघवाहन वंश के शासक थे। उनका शासनकाल पहली शताब्दी ईसा पूर्व से मध्य में माना जाता है। उनके जीवन और उपलब्धियों का मुख्य स्रोत हाथी गुफा अभिलेख से। देखिए, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाथी गुफा अभिलेख किससे रिलेटेड है, तो आप बताओगे ये खारवेल से रिलेटेड है। और ये जो उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, यह शिलालेख ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में लिखा हुआ, इसमें 17 पंक्तियाँ हैं। ये सारे आपको कोई भी इनमें से एक स्टेटमेंट बना के खारवेल से रिलेटेड पूछ सकता है। वैसे तो एंशियंट हिस्ट्री से कम सवाल आते हैं फिर भी, लेकिन 2-3 सवाल तो आ ही जाते हैं। फिर भी आप इसे ध्यान में रखें क्योंकि ये लोग इंपॉर्टेंट है फिगर। अब देखिए, ठीक है, शिलालेख के खारवेल को महामेघ वंश का वर्धक और चेदी वंश का वंशज कहा गया है। उन्होंने अपने शासन के पहले वर्ष में प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त शहर की दीवारों और भवनों की मरम्मत करवाई थी। उन्होंने जलाशय, तालाबों और उद्यानों का निर्माण कराया, जिससे सार्वजनिक सुविधाओं का विकास हुआ था। उनकी सेना में पैदल सैनिक भी होते थे, घुड़सवार भी होते थे, हाथी और रथ भी शामिल होते थे। और उन्होंने अपने शासन के दूसरे वर्ष में पश्चिम की ओर अभियान चलाया और कृष्ण नदी तक पहुंचकर आशिका नगर पर विजय प्राप्त कर ली थी। ये किन्होंने किया था, तो ये खारवेल ने किया था। खारवेल के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि उन्होंने तमिल राज्यों के 113 वर्ष पुराने संघ को तोड़ा और उन्हें पराजित किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम में। उन्होंने मगध के राजा बहशातमित को पराजित किया और कलिंग से लूटी गई जैन प्रतिमा कलिंगजिन। तो आपसे पूछा जाएगा जैन की प्रतिमा कलिंगजिन को किसने फिर से स्थापित किया था, तो आप बताओगे खारवेल ने किया था। फिर उन्हें पांड्य राजा से हाथी, घोड़े, रत्न, मोती और अन्य कीमती वस्तु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब 12 नंबर का पॉइंट तो आप भूल नहीं सकते हो। ठीक है, जब भी एग्जाम में पॉइंट बनाना जाएगा तो ये जरूर बना सकते हैं खारवेल से रिलेटेड। तो खारवेल को जो है पांड्य राजा से हाथी, घोड़े, रत्न, मोती और अन्य कई कीमती वस्तुएं प्राप्त हुई थी। उन्होंने कारीगर और वास्तुकारों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। उन्हें भूमि कर से मुक्त कर दिया। ठीक है, उनको लैंड रेवेन्यू, उनका लैंड टैक्स नहीं देनी होती थी। ठीक है, किनको? कारीगर और वास्तुकारों को, खारवेल के टाइम में। आप याद रखिए किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे खारवेल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, उन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न धार्मिक कार्य किए और जैन साधुओं को दान दिया। उन्होंने विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाई। वो क्या थे? रिलीजियस टॉलरेंस थे। और सभी मंदिरों की मरम्मत भी करवाए थे उन्होंने अप्रतिहित चक्रवाहन की उपाधि धारण की, जो अपनी अजेय सैन्य शक्ति को दर्शाता है। उन्होंने सप्तांग और 64 लिपियों के ग्रंथों का संकलन करा था। ये भी इंपॉर्टेंट है। 17 और 12 मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप खासकर याद रखोगे। उन्होंने सप्तांग और 64 लिपियों के ग्रंथों का संकलन करवाया था। उनका शासन कला, धर्म, प्रशासन और सैन्य शक्तियों के संतुलन का काफ़ी संतुलन प्रतीक माना जाता है। ठीक है ना, सबका बैलेंस बना हुआ था खारवेल के टाइम में। ठीक है, तो खारवेल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था आप यहाँ पे देख लियो। ठीक है, तो ये खारवेल से रिलेटेड हमने देख लिया। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, गार्गी संहिता मेंशन द अटैक ऑफ यवनाज ऑन पाटलिपुत्रा ड्यूरिंग हुज रीजन डिड द अटैक टेक प्लेस। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो यह जो आक्रमण हुआ था यह पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ? पुष्यमित्र शुंग के काल। तो जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया, हमने कलिंग नरेश खारवेल से रिलेटेड जो भी फैक्ट बन सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में, वो सारे हमने कर लिए। तो हम लोग किसके बारे में करेंगे? तो हम लोग पुष्यमित्र शुंग के बारे में करेंगे। ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन आ सकता है इनसे। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग के बारे में वन लाइनर क्या क्या दिया हुआ। देखिए, पुष्यमित्र शुंग जो है ये शुंग वंश के संस्थापक और प्रथम शासक थे। ठीक है, उन्होंने मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या करके 185 ईसा पूर्व में सत्ता प्राप्त की। वह मूलतः बृहद्रथ के सेनापति थे। उन्होंने पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाया। उनका शासनकाल लगभग 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक रहा। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, याद रखिएगा। ठीक है ना, पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिससे ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना हुई। उन्होंने यूनानी आक्रमणों को हटाकर डटकर मुकाबला किया और मथुरा से उन्हें खदेड़ दिया था। किनको? तो यवनों को, यूनानी आक्रमणों को। ठीक है,
पुष्यमित्र शुंग के समय पतंजलि ने महाभाष्य नामक व्याकरण ग्रंथ की थी। देखिए ये दो मतलब बहुत सारे फैक्ट है इसमें भी, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखना वो नहीं भूल सकते हो आप, ठीक है। क्या नहीं भूल सकते हो? 6 नंबर नहीं भूल सकते हो आप कि उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। ये नहीं भूल सकते हो आप 8 नंबर कि पुष्यमित्र शुंग के समय पतंजलि ने महाभाष्य नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए उनके काल में बहुत और सांची स्तूप का पुनर्निर्माण हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ बौद्ध ग्रंथों में उन्हें बौद्धों के दमन का आरोप है, ठीक है। उन पर क्या आरोप लगता है कि उन्होंने बौद्धों का दमन किया था बहुत ही लार्ज स्केल पर, लेकिन इस पर इतिहासकारों की राय बटी हुई, इसका कुछ प्रमाण नहीं मिल पाया है, ठीक है। अगला है उनके पुत्र अग्निमित्र शुंग उनके उत्तराधिकारी कब रहे? तो पुष्यमित्र शुंग के बाद कौन आते हैं? अग्निमित्र शुंग आते हैं, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख बाणभट्ट की हर्षचरित में भी मिलता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैं फिर से एक बार आपको दोहरा रहा हूँ, आप याद रखेंगे उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। महाभाष्य की पतंजलि पुष्यमित्र की शुंग के टाइम में लिखी गई, और जो है बाणभट्ट हर्षचरित की बाणभट्ट में भी पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख मिलता है। उन्होंने हिंदू धर्म को राजधर्म के रूप में पुनः स्थापित किया था, ठीक है। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या मंत्री वसुदेव कर्ण ने की और कर्ण वंश की स्थापना हुई थी। तो अंतिम शुंग शासक जो थे देवभूति की हत्या किसने की थी? मंत्री वसुदेव कर्ण ने। और कौन सा वंश की स्थापना कर दी उन्होंने? तो कर्ण वंश की स्थापना कर दी थी। अब देखिए यहाँ पे PYQ है, यहाँ पर यूपीएससी और बीपीएससी में पुष्यमित्र शुंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए ना वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे ले आया हूँ। देखिए शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ठीक है। एकदम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आ सकता है आपके एग्जाम में। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या किसने की? तो ये वसुदेव कर्ण ने की थी, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग का संबंध किस धर्म से था? तो वो था हिंदू धर्म, ब्राह्मणवाद से, ठीक है। किस शासन के शासन में पतंजलि का महाभाष्य लिखा गया? मैंने आपको पता नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और देखिए PYQ में ही पूछा गया, तो आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। किस वंश के शासन ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया? मैंने आपको बताया था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी पुष्यमित्र शुंग के टाइम में हुए थे। और कौन सा शासक बौद्धों पर अत्याचार के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग, लेकिन यह क्या है? विवादास्पद है। तो ये हो गया पुष्यमित्र शुंग से रिलेटेड हमारा 27 नंबर। चलते हमारे 28 नंबर पे। तो 28 का क्वेश्चन कहता है चंद्रगुप्त वन वाज क्राउंड इन। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इनका राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्रा में। एक तो देखिए ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसका आंसर यहाँ सामने, तो आप तो ये तो याद ही कर लोगे, इसे तो आप भूलने का कोई चांस ही नहीं, मतलब 0% है, 0 टॉलरेशन की यहाँ पे वो है। तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो राज्याभिषेक हुआ ये कब हुआ? पाटलिपुत्रा में हुआ, इसको आप बिल्कुल याद कर लो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, तो अब हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं देखिए मैंने भी जो यहाँ पे लाया बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनमें से आप क्या भूल नहीं सकते हो, बिल्कुल आप भूलने का सोच भी नहीं सकते, तो उसको तो बिल्कुल याद रखना, ठीक है। अब जैसे हम लोग चंद्रगुप्त वन के बारे में याद करेंगे, देखिए यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आप बिल्कुल याद रखना है। यहाँ पे देखिए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राजकुमारी से विवाह किया जिससे उसे राजनीतिक लाभ मिला था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? राजकुमारी से विवाह किया था जिससे उन्हें पॉलिटिकल लाभ मिला था। किससे किया? तो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी से चंद्रगुप्त ने शादी किया था जिससे उन्हें राजनीतिक लाभ मिला। उसके बाद है चंद्रगुप्त प्रथम ने किस वर्ष के आसपास शासन प्रारंभ किया? तो ये कब किया था? 320 ईसा पूर्व के आसपास। गुप्त वंश के किस शासक के शासनकाल की शुरुआत को गुप्त काल की गणना का प्रारंभ कहा माना जाता है? कि गुप्त वंश के कौन से ऐसे शासक थे जिनके शासनकाल की शुरुआत को गुप्त काल की गणना का प्रारंभ माना जाता है? तो ये थे चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का तो उत्तराधिकारी कौन बना? तो ये बनते हैं उनके पुत्र समुद्रगुप्त बनते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन कौन से क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित किया? तो उन्होंने गंगा घाटी का जो मध्य क्षेत्र हो गया, विशेषकर प्रयाग, पाटलिपुत्र, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो लिच्छवी वंश के से राजनीतिक विवाह और गुप्त साम्राज्य की नींव रखना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था। चंद्रगुप्त प्रथम की मुद्रा पर किन 3 व्यक्तियों की आकृति अंकित थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखना इसको। चंद्रगुप्त प्रथम की मुद्रा पर जिन 3 व्यक्तियों की आकृति थी वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, कुमार देवी, ये उनकी पत्नी हो गई जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी, मैंने आपको बताया है, और उनके पुत्र समुद्रगुप्त की, ठीक है। ये 3 नाम आप बिल्कुल, ये बहुत ही, इसको स्टार्ट मान कर लो और याद रखना इसको। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल को किस युग की शुरुआत माना जाता है? तो इसे गुप्त युग की शुरुआत माना जाता है। उसके बाद आता है गुप्त साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी जब चंद्रगुप्त प्रथम का शासक था? तो उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्रा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखोगे और इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने आपको बता दिया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
और ये भी क्वेश्चन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हम लोग समुद्रगुप्त का 28 क्वेश्चन देख लिया हमने, अब 29 पे आते हैं। ठीक है, 28 कंप्लीट हो गया, 29 पे आते हैं। विच रूलर कॉल्ड हिमसेल्फ द ग्रैंड सन ऑफ लिच्छवी, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? ये कहने वाले थे समुद्रगुप्त, जो कि कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र हैं समुद्रगुप्त। आइए अब देखते हैं हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, इसी तरह से हमारा फैक्ट कंप्लीट होता जाएगा, एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। देखिए, समुद्रगुप्त किस गुप्त का सम्राट था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। समुद्रगुप्त का राजाभिषेक कब हुआ? तो ये हुआ था 335 ईसा पूर्व में। ठीक है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखो। समुद्रगुप्त की विजयों पर मुख्य स्रोत कौन सा अभिलेख है? तो प्रयाग प्रशस्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है किससे रिलेटेड है? तो समुद्रगुप्त की विजयों का मुख्य स्रोत है, वहीं पर उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरिसेन ने लिखी थी। तो ये 2 क्वेश्चन तो आप रिलेट कर लो। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति किससे रिलेटेड? समुद्रगुप्त से रिलेटेड। क्यों रिलेटेड उनसे? उनकी विजयों का मुख्य स्रोत है वो। ठीक है, किसने लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख? तो हरिसेन ने, याद रखोगे आप। समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना था? उनको भारत का नेपोलियन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटे बड़े हर एग्जाम में, कि किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो वो कौन थे? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो वह थी पाटलिपुत्रा, याद रखोगे। समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत विजय नीति को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणापथ अभियान कहते थे उसको। और समुद्रगुप्त की मुद्रा में उन्हें किस रूप में दर्शाया गया है? तो वीणावादक और अश्वमेध यज्ञ करता हुआ। समुद्रगुप्त ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो एक ही किए थे। कितने किए थे? एक ही किए थे। और समुद्रगुप्त ने किन राजाओं को हराने के बाद पुनः उनका राज्य लौटा दिया? तो दक्षिण भारत के अनेक राजाओं, जैसे विजया, महेंद्र, हस्तिवर्मन, इनको उन्होंने हराया था, लेकिन उनका राज्य क्या कर दिया था? लौटा दिया था। समुद्रगुप्त ने विदेशी शासकों से किस प्रकार के संबंध बनाए रखे थे? तो शांतिपूर्ण और राजनयिक संबंध बना के रखे थे। और समुद्रगुप्त के दरबार में किस विदेशी शासक ने अपना दूत भेजा था? तो श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने अपना दूत भेजा था। समुद्रगुप्त की धार्मिक नीति कौन सी थी? तो सहिष्णु और ब्राह्मण धर्म के प्रति अनुकूल थी। समुद्रगुप्त को साहित्य व संगीत में रुचि होने का कारण क्या है? तो उन्हें क्या कहा गया? तो उन्हें कविराज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 40 नंबर भी आप याद रखोगे कि कविराज की उपाधि किसे दी गई थी? तो समुद्रगुप्त को ही दी गई थी। और समुद्रगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य की सीमाएं कहाँ तक फैली थी? तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कांची तक वो फैली हुई थी। ठीक है, इसे आप याद रखोगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है, विच रूलर एस्टेब्लिश्ड ए बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री इन उदंतपुरी बिहार शरीफ? किस शासक ने उदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाई? देखिए, ये डिबेटेबल क्वेश्चन है। ठीक है ना, कहीं आप देखोगे इसका आंसर गोपाल दिख रहा है, कहीं आप देखोगे तो धर्मपाल दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी इसका सही आंसर लग रहा है, ठीक है, आप कहीं से अगर पढ़े हो तो आप उसका बिल्कुल कमेंट करके बताओगे। लेकिन ज़्यादातर जगह, मतलब दोनों आंसर जगह जगह मिल रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जगह हमें आंसर मिल रहा है उसका आंसर क्या दिया हुआ है? तो गोपाल को कई जगह इसका आंसर दिया हुआ, गोपाल को बहुत जगह इसका आंसर बताया हुआ है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होगे, गोपाल कोई आंसर मानोगे। आइए चलते हैं हम यहाँ पे 30 नंबर पे। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पे गोपाल के बारे में बता दिया, धर्मपाल के बारे में, क्योंकि डिबेटेबल है तो दोनों से क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे एग्जाम में। तो देखिए, पाल वंश का शासक कौन था? तो गोपाल। संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। ठीक है, तो पाल वंश का जो स्थापना किसने किया? ये गोपाल ने किया था। गोपाल का चुनाव किस प्रकार हुआ था? तो स्थानीय प्रमुखों ने उसे लोकतांत्रिक ढंग से चुना था। याद रखिएगा, लोकतांत्रिक ढंग से उनका चुनाव हुआ था। गोपाल ने किस क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित की थी? तो बंगाल और बिहार के क्षेत्र में। किस समस्या के समाधान के लिए गोपाल का चुनाव हुआ था? तो अराजकता और अस्थिरता को समाप्त करने के लिए गोपाल का चुनाव हुआ था। गोपाल किस धर्म का अनुयायी था? तो वो जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, गोपाल के शासनकाल में किस विख्यात बौद्ध विहार की स्थापना हुई? तो गोपाल के सीधे बिहार नहीं बना। यहाँ पे देखिए, फिर वो डिबेटेबल है ना, जो क्वेश्चन पूछ रहा था, तो यहाँ पे धर्मपाल दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पे, पाल वंश के किस शासक ने पाल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किया? तो ये किया था धर्मपाल ने। धर्मपाल किस प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा संस्थान से जुड़ा था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय से ये जुड़े हुए थे। किस शासक ने उदंतपुरी महावीर बिहार शरीफ की स्थापना करवाई? तो धर्मपाल ने। तो कई जगह धर्मपाल, कई जगह गोपाल। आप इसका आंसर क्या करोगे? कमेंट कर जरूर बताओगे कि मैंने यहाँ से पढ़ा है और इसका आंसर ये होगा, गोपाल होगा या फिर धर्मपाल होगा, कमेंट करोगे आप। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए, धर्मपाल में उत्तर भारत में किस वंश के खिलाफ अपने प्रभुत्व का दावा किया था? तो प्रतिहार वंश के खिलाफ किया था। ठीक है, धर्मपाल के समय किस प्रतिहार शासक को हराया गया था? तो ये थे नागभट्ट द्वितीय। और धर्मपाल ने किस राजा को कन्नौज का सम्राट घोषित किया था? तो ये थे चक्रायुध। ठीक है, धर्मपाल किस धार्मिक नीति का पालन करता था? तो बौद्ध धर्म का समर्थन, किंतु अन्य धार्मिक नीति के प्रति भी ये सहिष्णु था। ठीक है ना, अन्य धर्म में ये सहिष्णु होता था। अब आते हैं 31 के नंबर पे क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए,
In order to resist whose attack, Ajatasattu, the ruler of Magad, secured Patliputra, situated at the confluence of Ganga and Son, and equipped with the forts which later became the city of Patliputra. मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्रा को सुरक्षित तथा किलों से सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना। ये किसके खिलाफ किया था? तो वैशाली के वज्जियों के। क्या आंसर इसका? वज्जीज ऑफ वैशाली। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे? तो हम लोग देखेंगे अजातशत्रु के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइए देखते हैं। तो ये रहे हमारे अजातशत्रु। ये देखिए, अजातशत्रु जो है हय्यक वंश का शासक था। ठीक है, आपको पता है ये बात। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट, याद रखोगे आप लोग, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम में हुई? तो ये हुई थी अजातशत्रु के टाइम में, याद रखोगे। उसके बाद प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगिरी में हुआ था, तो ये भी दिया हुआ है। अजातशत्रु किस धर्म से प्रभावित थे? तो बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। अजातशत्रु ने किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सत्ता प्राप्त किया था। उसके बाद देखिए, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार से सत्ता प्राप्त किया। यहाँ पे ये पॉइंट रिपीट है फिर से। अब देखिए, अजातशत्रु ने किस गणराज पर विजय प्राप्त की थी? तो वज्जी गणराज पर अजातशत्रु ने विजय प्राप्त करी थी। वज्जी गणराज की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। और वज्जी को पराजित करने में अजातशत्रु को वशकार ने मदद की थी। किसने की थी? नाम याद रखोगे, वशकार। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अजातशत्रु के शासनकाल में भगवान बुद्ध का निधन हुआ था। ये हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अजातशत्रु के शासनकाल में भगवान बुद्ध का निधन हो गया था। और अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए ब्रास स्टैचू ऑफ बुद्धा 7.5 फीट हाई हैव बीन फाउंड इन बिहार। बिहार में 7.5 फीट की बुद्ध की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? तो ये सुल्तानगंज से हुई है। बिल्कुल वन लाइनर फैक्ट है, आपको ये बिल्कुल याद करना पड़ेगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। और जो चीज़ें आपको बस याद रखनी है, उसका सही आंसर आप याद रख लो कि 7.5 फीट की बुद्ध की जो पीतल की मूर्ति मिली है, वो कहाँ से मिली है? सुल्तानगंज से मिली है। ठीक है, ऐसे लगा सुल्तानगंज में आप डुबकी लगा रहे थे, आपको वहाँ पर बुद्ध की पीतल की मूर्ति मिल गई, तो आपको ये याद रह जाएगा। ठीक है, कुछ भी ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। तो आगे हमारा अगला सवाल, बिहार में बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र कौन था? नालंदा। ठीक है, तो ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन इन बिहार वाज नालंदा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कुछ नालंदा के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्या है? हेरिटेज साइट। यहाँ पे देख सकते हो टूरिज्म ऑफ बिहार। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में संक्षिप्त बिंदु हम लोग देखते हैं। इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी 5वीं शताब्दी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि नालंदा की स्थापना किसने करवाई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। स्थापना कहाँ हुई है? बिहार नालंदा जिले में हुई है। प्राचीन बौद्ध विहार है और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। लगभग छात्र कितने थे? लगभग 10,000। शिक्षक लगभग 2,000 उस टाइम में। प्रवेश प्रक्रिया कठिन मौखिक परीक्षा है। क्या क्या विषय वहाँ पे होता था? तो बौद्ध धर्म, तर्कशक्ति, तर्कशास्त्र, व्याकरण, दर्शन, चिकित्सा, ज्योतिष, गणित। शिक्षा माध्यम क्या होता था? संस्कृत और पाली। और प्रमुख आगंतुक कौन थे? तो हेनसांग थे। लगभग 5 वर्ष अवधि तक हेनसांग यहाँ पे रहे थे। पुस्तकालय जो थी, यहाँ पे विशाल ग्रंथालय था जिसका नाम था धर्मगंज। आपको ये फैक्ट बहुत जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो पता है कि वहाँ पे पुस्तकालय थी, वहाँ पे आग लगा दिया, आग इतने दिनों तक लगती रही, जलती रही, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि उस पुस्तकालय का नाम क्या था। तो उस पुस्तकालय का नाम था धर्मगंज। ठीक है, विध्वंस, बख्तियार खिलजी द्वारा 12वीं शताब्दी में इसका विध्वंस किया गया। वहाँ पे आग लगाई, जो आग कई महीनों तक जलती रही थी। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी रिलेटेड इतने फैक्ट आप याद रखो। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जो याद रखना है, वो याद कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई, 5वीं शताब्दी में की गई। उसके बाद ह्वेनसांग यहाँ पे आए थे, 5 वर्ष रहे थे। और जो पुस्तकालय था उसका क्या नाम था? धर्मगंज, उस पुस्तकालय का नाम था। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट। 34, who has described that among all the countries of central India, Magad had the greatest number of cities. Wealthy people had built hospital here where patients were given free food and medicine. किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सार्वजनिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाई दी जाती थी। ये बात कही थी इत्सिंग ने। इत्सिंग की एक किताब थी जिस किताब का नाम है ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस इन इंडिया एंड मलय आर्कीपेलागो। ठीक है, इसको आप याद रखोगे। तो ये बात किसने कही थी? इत्सिंग ने कही थी। और इस इत्सिंग का क्या किताब है? यही किताब है। इस बस आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी होगी। ठीक है ना, तो ये एक तो आप ये स्टेटमेंट याद रखो, ये बात किसने कही? इत्सिंग ने कही। कहाँ कही है? तो अपनी किताब में कही। उस किताब का नाम है ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस इन इंडिया एंड मलय आर्कीपेलागो। ठीक है, इसे आप याद करके रखो। आप देखिए नेक्स्ट, वेयर वाज सर जॉन्स और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेड इन बिहार बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस।
सर जॉन सॉर की अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बिहार में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कब लागू किया गया? तो इसे लागू किया गया था 1793 में। कब लागू किया गया था? 1793 में लागू किया गया था। ठीक है, इसे आप याद रखोगे। अब चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ देखिए अस्थायी बंदोबस्त। देखिए तो सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्त जो है 1793 में, इसके विचारदाता कौन है? जॉन सोर है। ठीक है ना, इसके विचार कौन दिया था? जॉन सोर ने दिया था। लागू करने वाले कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। ईयर आपसे पूछा गया है 1793, याद रखोगे। अब क्षेत्र भी आप याद रख लो साथ के साथ, कहाँ कहाँ हुआ था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। सरकार को अस्थायी राजस्व सुनिश्चित करना होता था। मुख्य बिंदु क्या है इसमें? जमींदार बन गए थे भूमि के स्वामी, जमींदार खुद भूमि के स्वामी बन गए थे। लगान यानी कि राजस्व की जो राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। जमींदार सरकार को राजस्व देंगे, किसान नहीं। जमींदार राजस्व देंगे, किसान नहीं देंगे। मिडिल मैन आ गए थे यहाँ बीच में। लगान न देने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। अगर वो लगान देने में असफल होते हैं तो भूमि क्या कर ली जाएगी? जब्त कर ली जाएगी। किसानों के पास भूमि स्वामित्व का अधिकार ही नहीं बचा था, क्योंकि भूमि स्वामी कौन बन गए थे? जमींदार बच गए थे। परिणाम क्या हुआ? सरकार को निश्चित आय आने लगी थी, जमींदारों का शक्ति में वृद्धि हो गई थी, किसानों का शोषण बढ़ गया था, कृषि उत्पादकता पर नकारात्मक असर भी आने लगा था। ठीक है, तो इसीलिए आप ये चीज़ें याद रखोगे, इससे रिलेटेड है। अब चलते हैं हमारे जो वन लाइनर फैक्ट है, जो आपको बस सीधे सीधे याद रखना है। हु फाउंडेड द रामकृष्ण सोसाइटी इन पटना? ये किसने किया था? तो बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। आप इसे याद रखोगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का अधिवेशन जो पटना में होता है 1908 में, इसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। वन लाइनर फैक्ट है, याद रखना होगा आपको। पहले बात याद रखो, बिहार प्रांतीय सम्मेलन कब हुआ? 1908 में हुआ। कहाँ हुआ? पटना में हुआ। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम। बस ये आप 3-4 फैक्ट याद रखो, आपका बात बन जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन जो सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सही नहीं है वो आपको ढूंढना है। तो बांकीपुर 1912 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ये बिल्कुल सही है। और इसमें कौन थे? तो RN मधुलकर, यानी कि रंगनाथ मधुलकर जी ने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी 70 बीपीएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, तो आप याद रखना, बांकीपुर 1912 में हुआ है, ये बिल्कुल सही है। गया 1922 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें CR दास, चितरंजन दास थे, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, रामगढ़ 1940, मौलाना अबुल कलाम, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन पटना 1922 जो है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, यहाँ कौन थे? C राघवाचार्य थे। और ये जो हुआ था नागपुर में हुआ था 1920 का सेशन। कहाँ हुआ था 1920 का सेशन? 1920 का सेशन नागपुर में हुआ था। और कौन थे अध्यक्ष? तो C राघवाचार्य थे। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, D। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्न विद्रोह आंदोलन में उन्हें सही नेतृत्वकर्ता का चयन करना है आपको। ठीक है, तो इसमें जो सही नेतृत्वकर्ता उनका चयन कर, देखिए मुंडा विद्रोह है, बिरसा मुंडा थे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, संथाल रिवेलियन, सिद्धू और कानू थे, ये भी बिल्कुल सही है। ताना भगत आंदोलन, जतरा भगत थे, ये भी सही है। लेकिन कोल विद्रोह में गंगा नारायण सिंह जी नहीं थे, ये हमारा गलत हो जाएगा। और ढूंढना भी था हमारा कौन नॉट करेक्ट है। तो बाकी ये तीनों तो बिल्कुल सही हैं। देखिए, तो कोल विद्रोह के लीडर कौन थे आप याद कर लो, बुद्धू भगत, जो भगत और जिंडारी मनकी, ये 3 आदमी जो, इसमें से जो मेन नाम है आप याद रखोगे बुद्धू भगत। बुद्धू भगत जो थे मेन थे। ठीक है ना, कोल विद्रोह में जो भगत भी थे और जिंडारी मनकी भी थे। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और इतनी चीज हम लोग आ गए हैं 40 पे। यहाँ पे देखिए, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार स्टार्टेड फ्रॉम रोहिणी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत रोहिणी से हुआ था, इसके संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। द रिवॉल्यूशन स्टार्टेड रोहिणी ऑन 12 जून, रोहिणी में क्रांति की शुरुआत 12 जून को हुआ था। द 32nd रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स स्टार्टेड द रेविलियन इन रोहिणी, रोहिणी में सिपाहियों की 32वीं रेजिमेंट ने विद्रोह का शुरुआत किया था। द रेविलियन वॉज लेड बाय सलामत अली एंड शेख हारून, विद्रोह का नेतृत्व सलामत अली और शेख हारून ने किया था। और लास्ट है, इंग्लिश ऑफिसर मेजर बारो वाज किल्ड, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बाकी तीनों चीज़ें सही थी, याद रख लो आप। 1 2 3 इज करेक्टली, बिल्कुल करेक्ट। देखिए, रोहिणी में क्रांति की शुरुआत 12 जून को हुई, सही बात है। रोहिणी सिपाहियों की 32वीं रेजिमेंट ने विद्रोह का शुरुआत किया, ये भी सही है। विद्रोह का नेतृत्व सलामत अली और शेख हारून ने किया, ये भी सही है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 और 3। अब देखिए, मेजर बारो नहीं थे, उनका नाम था नॉर्मन लेस्ली, ये नाम आप याद रखोगे। ठीक है, उनका क्या नाम था? नॉर्मन लेस्ली उनका नाम था। ठीक है, इसे बिल्कुल आप याद करके रख लोगे। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज बिहार इज नॉट मिस्ड, यहाँ पे आपको फिर से नहीं वाला ढूंढना है। बिहार में यूरोपीय कंपनी की स्थापना सही क्रम सम्मिलित कीजिए। देखिए, पोर्तुगीज जो है अर्ली 17वीं सेंचुरी में, बिल्कुल सही बात है। डच 1632 में आए, ये भी बिल्कुल सही बात है। ब्रिटिश जो है 1691 में, ये गलत है। ब्रिटिश कब आ गए थे? 1651 में आ गए थे, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1651, ये गलत है, तो ये गलत वाला ही ढूंढना था, ये हमने ढूंढ लिया है।
डेन कब आए थे? 1774 में आए थे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश फैक्ट्री। ये 1691 में नहीं, 1651 में आए थे। ठीक है, याद रखोगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा इन 1632 एट विच प्लेस डिड डच सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री। 1632 में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस स्थान पर लगाया था? तो उन्होंने पटना कॉलेज में लगाया था। ठीक है, 1632 में डचों ने लगाया था पटना कॉलेज में। बिल्कुल सिंपल सा वन लाइनर फैक्ट है, आपको याद होनी चाहिए, बेसिक जानकारी है बिहार स्पेशल से रिलेटेड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नूनिया विद्रोह के बारे में। तो नूनिया विद्रोह के बारे में गलत कथन चुनना, मैंने बताया था ना, गलत वाला बहुत सारा है इसमें। देखिए यहाँ पे द रेबिलियन स्टार्टेड इन 1770। इस विद्रोह का आरंभ 1770 में हुआ, बिल्कुल सही बात है ये। इट वॉज रिलेटेड टू साल्ट पीटर, यह सोरा से संबंधित था, बिल्कुल सही है। रॉबर्ट क्लाइव सप्रेस द रेबिलियन, रॉबर्ट क्लाइव ने विद्रोह को दबाया, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर ने विद्रोह को दबाया था। किसने दबाया था? विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने विद्रोह को दबाया था। द रेबिलियन इंडेड बाय 1800, 1800 ईस्वी तक इस विद्रोह का अंत हो गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा गलत क्या था? बस हमारा ये ऑप्शन गलत था, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन गलत हो गया, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने नूनिया विद्रोह को दबाया था। इसका जो सप्रेशन किया था विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। गलत मिलान का चयन करना है आपको। तो तमार रेबिलियन, चेरो रेबिलियन, लोटा रेबिलियन और कोल रेबिलियन, इसमें से देखिए तमार विद्रोह बिल्कुल सही है, ये 1789 और 94 में हुआ था। चेरो विद्रोह भी सही है, ये 1800 और 1802 में हुआ था, ये बात आपको पता होगी। नेक्स्ट है लोटा विद्रोह, ये 1856 में हुआ था, ये भी पता है। लेकिन कोल रेबिलियन जो है ये 1802 में नहीं हुआ था। तो आप पूछोगे सर कब हुआ था? तो देखो मैं बताता हूँ आपको कब हुआ था। यहाँ आ जाइए, तमार विद्रोह। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा डाटा मिलेगा। देखिए तमार विद्रोह जो है 1789 से 1794 के बीच हुआ था। ठीक है, स्थान कहाँ था? तमार क्षेत्र, जो कि वर्तमान झारखंड का हिस्सा है। स्थानीय मुंडा जनजाति के लोगों ने किया था। कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा भूमि व्यवस्था में हस्तक्षेप होने लगा था, परंपरागत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था। विशेष यह पारंपरिक जनजाति विद्रोह में से एक था। आदिवासी अपनी सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उठ खड़े हुए थे। तो ये याद आप रखना, 1789 से 94। नेक्स्ट हमारा आता है चेरो विद्रोह। ये कब होता है? 1800 से 1802। स्थान क्या था चेरो विद्रोह का? पलामू क्षेत्र, जो कि झारखंड का क्षेत्र है। चेरो जनजाति के प्रमुख नेताओं ने किया था ये। अंग्रेजी शासन द्वारा वसूली में वृद्धि हो गई थी और पारंपरिक राजस्व व्यवस्था का नष्ट होना हो गया था। विशेष क्या इसमें? चेरो जाति ने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। जी हाँ, आर्म रिवेलियन था ये, सशस्त्र संघर्ष था और विद्रोह को अंग्रेजों ने बलपूर्वक दबाया था। नेक्स्ट है लोटा विद्रोह। ये उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था 1856 में। लोटा आदिवासी समुदाय ने किया था। अंग्रेजी शासन द्वारा भूमि और वन अधिकारों का उल्लंघन, मेनली यही रीजन होता था। ठीक है ना, वो सप्रेस्ड होने लगते थे और इतने सप्रेस्ड हो जाते थे कि उनके पास और कोई चारा नहीं बचता था कि वो विद्रोह कर दे। यह विद्रोह 1857 की क्रांति से ठीक पहले हुआ था और अंग्रेज सत्ता के प्रति जन असंतोष को दिखाता था। नेक्स्ट है कोल विद्रोह। ये जो कोल विद्रोह है ये 1831 और 32 में होता है, न कि 1802 जैसा कि प्रश्न में लिखा है। तो ये प्रश्न में जो 1802 लिखा है वो गलत है। आंसर क्या होगा? 1831-32 में। छोटा नागपुर का क्षेत्र था झारखंड का, वहाँ हुआ था। बुद्धो भगत, जुआड़ी भगत आदि ने किया था। कारण अंग्रेजों और जमींदारों द्वारा अत्याचार होने लगा था, परंपरागत आदिवासी जीवन में हस्तक्षेप होने लगा था और बड़ा और संगठित आदिवासी विद्रोह था ये। अंग्रेजों ने इसे कठोरता से कुचल दिया था। ठीक है, तो आपको इसका आंसर अब बिल्कुल मिल गया है। कोल विद्रोह ये गलत है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 45 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग। इस कथन में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? देखिए, द मूवमेंट स्टार्टेड इन 1870, ये बिल्कुल सही बात है। यह आंदोलन 1870 में आरंभ हुआ था। इट वॉज फाउंडेड बाय लाल हेमब्रम, इसके जन्मदाता लाल हेमब्रम थे, ये भी बिल्कुल सही है। द मूवमेंट वॉज अगेंस्ट द बैन ऑन रिलीजियस सेंटिमेंट, यह आंदोलन धार्मिक भावना का प्रतिबंध के विरुद्ध हुआ था, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस आंदोलन को ताना भगत लीड कर रहे थे, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो सही बात याद रखोगे आप लोग। सफार विद्रोह कब होता है? 1870 में होता है। जन्मदाता लाल हेब्रम थे और जो है आंदोलन धार्मिक भावना के प्रतिबंध के विरोध में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ गया हमारा 46 का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे, बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा के आरंभिक नेता कौन थे? यानी कि रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी में बिलीव करने वाले कौन कौन थे? देखिए, पहला है ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी, बाबाजी ठाकुरदास। तो ये जो तीन लोग हैं, ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाबाजी ठाकुरदास, ये रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे। जी हाँ, क्रांतिकारी विचारधारा में बिलीव करते थे। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसे आप याद कर लोगे बिल्कुल। अब देखिए,
बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन कब हुआ था? वन लाइनर फैक्ट, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, याद रखना होगा। तो बिहार विद्यापीठ का जो औपचारिक उद्घाटन हुआ था ये 6 फरवरी 1921 में हुआ था। ये चीज़ें तो क्वेश्चन में दी। अब मैं आपको एक्स्ट्रा क्या बताऊंगा, मैं आपको एक्स्ट्रा ये बताऊंगा कि जो इसका जो एस्टेब्लिश किया था इसे बिहार विद्यापीठ को, वो किया था महात्मा गांधी ने। किसने किया था बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन, मतलब स्थापना? वो किया था महात्मा गांधी ने, याद रखना आप। नेक्स्ट आते हैं, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सदाकत आश्रम। सदाकत आश्रम में संबंधित गलत कथन का आपको चयन करना है, ठीक है। तो देखिए, द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन यहाँ से हुआ, ये बिल्कुल सही बात है। सदाकत आश्रम में छात्रों द्वारा चरखा बनाने का कार्य प्रारंभ किया, ये भी सही है। ये आश्रम पटना के दीघा में स्थित था, ये भी सही है। तो गलत क्या है भाई? गलत ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका स्थापना नहीं किया था, इसकी स्थापना की थी मजरूल हक ने। यहाँ पे आप देख सकते हो मजरूल हक। और द मदरलैंड न्यूज़पेपर जो है, ये अखबार भी मजरूल हक ही पेश कर निकाला था उन्होंने, 1921 में निकाला था, ठीक है। तो आप याद रखोगे, इसकी स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं की थी। किसने की थी? तो मजरूल हक ने की थी, ठीक है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको यही फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान नशा छोड़ने की अपील को लेकर नशाबंदी आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? तो ये शाहबाद के डुमरांव में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। आपको बस ये वन लाइनर फैक्ट है, इतना ही इसके बारे में आपको याद रखना है कि नशा छोड़ने की अपील को लेकर नशाबंदी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो शाहबाद के डुमरांव में हुआ था। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान प्लांट एसोसिएशन के सचिव कौन थे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो प्लांट एसोसिएशन के सचिव थे वो थे जे.एम. विल्सन। कौन थे? जे.एम. विल्सन। वन लाइनर फैक्ट है, याद करना है। अब आपको क्या करना है, अब आप कमेंट करके बताओगे कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था और इसमें कौन रिलेटेड थे इससे, ठीक है। तो आप बताना है कमेंट करके, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है हमारा, चंपारण कृषकों की स्थिति जांच करने के लिए 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, चंपारण की जो स्थिति, कृषकों की स्थिति जांच करने के लिए 6 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे एफ.जी. सलाई। कौन थे? एफ.जी. सलाई। तो ये सारे वन लाइन फैक्ट थे, जिससे एक एक क्वेश्चन बन रहे थे आपको। तो बस इन फैक्टों को आपको अच्छे से रट जाना है, याद कर लेना, ठीक है। और जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया उसे आप अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो, मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। मैं पूरी सीरीज़ लेने वाला हूँ। नेक्स्ट हमारी वीडियो फिर से पॉलिटी आएगी, बायोलॉजी आएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट, जितने भी कुछ सब्जेक्ट बीपीएससी में आते हैं वो सारा मैं करने वाला हूँ। तो समय आ गया आप आपसे विदा लेने का। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट देखकर मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और वीडियो के लिए आप ला सकूँ आपके लिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, इसी तरह हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।